हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं बीके दीक्षित आपका फिर स्वागत करता हूं। एक और वीडियो के साथ मैं प्रस्तुत हुआ हूं और ये वीडियो है क्लास 11th के लिए। टॉपिक है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है वो इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको लिंक करके क्लिक करके वो वीडियो को आप पढ़ सकते हैं। साथ साथ एक आपसे अपील भी है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। शेयर और लाइक तो आप ज़रूर करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट इज़ द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक वीडियो। इस वीडियो में क्या खास है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होते हैं, तो अब ये देख लीजिए कि एक्सचेंज का मतलब होता है गिव एंड टेक। आप किसी को कुछ दें और उसको बदले उससे आप ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सचेंज गैसेस का होता है, और गैसेस कौन? कार्बन डाई और ऑक्सीजन। रिमेंबर, कार्बन डाई और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, और तो ये दो गैसों का एक्सचेंज होगा। दूसरी बात, ये दो प्लेसेस पे होंगे। कौन कौन से दो प्लेसेस हैं? एक है लंग एल्वियोलाई और दूसरा है बॉडी टिश्यू। अब हमको ये जानना है दोनों जगह पे, यहाँ पर भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमको अगर एक जगह हमको समझ में आ गया कि क्या एक्सचेंज हो रहा है, तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि ये लंग एल्वियोलाई है। लंग एल्वियोलाई में फ्रेश एयर बाहर से आ रही है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होगा। लेकिन जो ब्लड कैपिलरी जो इसके चारों तरफ नेटवर्क बनाई हुई हैं एल्वियोलाई के ऊपर, तो इन ब्लड कैपिलरी सिंस दे आर कमिंग फ्रॉम द बॉडी टिश्यू, तो इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा। अब आपको एक चीज़ और याद रखना है कि हायर पार्शियल प्रेशर वाले रीजन से जिस जिस गैस का जिधर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, उससे वो उस तरफ मूव करेगा जिधर पार्शियल प्रेशर कम होगा। अब लंग एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो लंग एल्वियोलाई में जो एक्सचेंज होगा दैट विल फ्रॉम लंग एल्वियोलाई टू ब्लड टिश्यू, ब्लड वेसल के, और ब्लड वेसल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज फ्रॉम ब्लड वेसल यानी कैपिलरी से कहाँ? लंग एल्वियोलाई के अंदर। तो याद रखिए, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड वेसल में जाएगा, और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड लंग एल्वियोलाई के अंदर एक्सचेंज होगा। तो दैट इज इन लंग एल्वियोलाई। अब बॉडी टिश्यू में इसके ठीक अपोजिट होगा। ठीक अपोजिट का मतलब, जैसे कि ये बॉडी टिश्यू, अभी आपको एक डायग्राम के द्वारा आगे हम समझा देंगे। बॉडी टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फार्म हो रहा है, और यहाँ से ब्लड वेसल्स के अंदर चूंकि एल्वियोलाई से आ रहा है, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स के अंदर आएगा, और ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो दैट विल डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू। तो इसमें हम लोगों को क्या रखना है कि एक्सचेंज कहाँ होता है, किन किन गैसों का होता है, और किधर से किधर होता है। ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये एक वर्ड या सेंटेंस है कि मूवमेंट ऑफ गैसेस डिपेंड अपॉन द प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ टू प्लेसेस। ये आपको बताया कि ऑलवेज गैस विल मूव फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, ये याद रखना। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला पॉइंट, अब इसी चीज़ को यहाँ पर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन समझते हैं क्या होता है। देखिए, ये अगर लंग एल्वियोलाई का हम डायग्राम देखें थोड़ा सा इसको समझने के लिए, देखिए ये लंग एल्वियोलाई है, और लंग एल्वियोलाई के चारों तरफ जो है ब्लड कैपिलरी का एक नेटवर्क फैला होता है, जिसके एक छोटे से पार्ट को यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, ये दिस वन इज द एल्वियोलर एपिथेलियम, ठीक है ना। ये मेम्ब्रेन जो है, इसको हम लोग, चूँकि एल्वियोलाई का पार्ट है इसलिए इसको हम एल्वियोलर एपिथेलियम कहते हैं। बीच में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है आपको,
फ्यूज बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो एल्वियोलाई से फ्यूज है। और नीचे की तरफ अब ये देखिए, ये जो पोर्शन है ब्लड वेसल का, ये जो लेयर है जिसको कि हम लोग कैपिलरी एपिथेलियम कहते हैं, तो ये तीनों मेम्ब्रेन मिल करके क्या बनाएंगे, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी मेम्ब्रेन मिलकर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाती हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, ये कैपिलरी एपिथेलियम है, एंडोथेलियम है, ये कैपिलरी एंडोथेलियम है। दिस वन इज द फ्यूज बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये एल्वियोलर एपिथेलियम है। तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाएंगी। अब ये जो ऑक्सीजन का जो ये एल्वियोलस में यहाँ एक्सचेंज आप देख सकते हो, एल्वियोलस में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो इट विल डिफ्यूज इनटू द ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो इट विल डिफ्यूज टुवर्ड्स द एल्वियोलाई, क्योंकि एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है। ठीक है, तो ये इसको प्रेशर ग्रेडियंट मूवमेंट बोलते हैं। ये अब आ जाइए यहाँ पर, उसी चीज़ को एक बार और यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। अब देखिए, ये लंग एल्वियोलाई का एक पार्ट है, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, ब्लड वेसल की तरफ हो रहा है, और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, एल्वियोलाई की तरफ हो रहा है। क्यों हो रहा है इसका रीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ब्लड वेसल में ज़्यादा है। और क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इट विल कम फ्रॉम द बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में ज़्यादा है, क्योंकि फ्रेश एयर कहाँ से आ रही है, बाहर से आ रही है। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का यहाँ ज़्यादा होने से इट विल डिफ्यूज इनटू द ब्लड वेसल। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। और दूसरा साइड ये बॉडी टिश्यू का एक डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश की गई है। तो देखिए ये ब्लड वेसल है, ठीक है। ब्लड वेसल के अंदर ये डीऑक्सीजनेटेड जो रेड कलर के जो दिखाया गया ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आरबीसी है ये, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेट पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू, क्योंकि बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। अब बॉडी टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो इट विल डिफ्यूज इनटू द ब्लड वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस। तो along the concentration gradient होता है। रिमेंबर ऑलवेज द गैस विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और इनका जो डायरेक्शन है देखिए यहाँ अपोजिट हो रहा है, यानी ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में जा रही है, यहाँ पर ब्लड बॉडी टिश्यू से वेसल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। आपको कोई कन्फ्यूजन होगा आगे एक बार और एक्सप्लेन करेंगे, एक और मौका मिलेगा हमको एक्सप्लेन करने का। तो नेक्स्ट आप देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब एक्सचेंज तो क्लियर हो गया, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का अलग अलग हम लोग ट्रांसपोर्ट पढ़ लेंगे एक एक करके। तो ट्रांसपोर्टेशन भी देखिए कहाँ से होगा, लंग एल्वियोलाई में एक जगह एक्सचेंज हुआ है, दूसरा एक्सचेंज बॉडी टिश्यू में हुआ है, तो एक्सचेंज होने के बाद इन गैस का ट्रांसपोर्ट भी ब्लड के थ्रू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं कि लंग एल्वियोलाई टू बॉडी टिश्यू, ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन लंग एल्वियोलाई से बॉडी टिश्यू ट्रांसपोर्ट। तो पहले क्या है, लंग एल्वियोलाई टू बॉडी टिश्यू, यानी एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम लंग एल्वियोलाई टू बॉडी टिश्यू। तो इसमें देखिए लंग एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है जो ब्लड के अंदर चला गया, यहाँ पर लंग एल्वियोलाई टू बॉडी टिश्यू ट्रांसपोर्ट है। तो ब्लड वेसल्स लंग एल्वियोलाई के पास जो ब्लड वेसल्स है उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एंड दिस ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी टिश्यू। और इसके दो मेथड है, दो तरीके से लंग एल्वियोलाई से ऑक्सीजन बॉडी टिश्यू को जाता है। पहला बाय प्लाज्मा, तो प्लाज्मा केवल 3% ऑक्सीजन, ओनली 3% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा इन डिजॉल्व स्टेट, यानी ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर कम होती है, पार्शियली सॉल्युबल होता है, इसलिए ओनली 3% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड। द मेजर पोर्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज टेकन प्लेस बाय हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन हैज एफिनिटी विद ऑक्सीजन। ये हीमोग्लोबिन अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ए अनस्टेबल कंपाउंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अनस्टेबल इसलिए कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा तो दैट विल डिसोसिएट अगेन इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन।
तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा होने के कारण ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। कैसे? देखिए, ऑक्सीजन कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ मैंने फार्मूला इसलिए दिखाया है कि ये हीमोग्लोबिन है और ऑक्सीजन का 4 मालिक्यूल, यानी 1 मालिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 4 मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एट ए टाइम। ठीक है ना, यहाँ मैंने लिख भी दिया है। और क्यों ऐसा होता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा कैरी किया जाता है? तो मैंने पहले ही बताया कि ऑक्सीजन की जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन से ज़्यादा होती है और इसलिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है। ठीक है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, इट विल अगेन डिसोसिएट इन द बॉडी टिश्यू। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो ये क्या होगा, टूट जाएगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन। अब देखिए, अगला यहाँ पर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। देखिए, ये यहाँ रिलेशन दिखाया गया है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन। तो आप देखिए यहाँ पर 0 है तो सेचुरेशन भी 0 है। एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज, इसका जो सेचुरेशन है यानी बाइंडिंग विद ऑक्सीजन, ये धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते एक पर्टिकुलर अमाउंट पर जब हीमोग्लोबिन फुली सेचुरेट होगा तो एक जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ये डिसोसिएशन कर्व ये बता रहा है कि इनिशियली सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सेचुरेशन होगा इनिशियली इट विल लिटिल बिट स्लो बट देन इंक्रीजेज एंड आफ्टर सम टाइम, यानी आफ्टर फुली सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन द रेट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 100 मिलीमीटर जी प्रेशर पर जो है क्या है, कांस्टेंट होना शुरू हो रहा है। 100 तक तो ये 100 और 50 के बीच में सबसे ज़्यादा है। यहाँ से 0, यहाँ से देखा जाए 10 मान लें अगर, तो ये ज़्यादा होता है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, अभी तक हम लोग ने ये पढ़ा कि एल्वियोलाई के पास जो ब्लड कैपिलरीज है वहाँ से ब्लड ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यू तक ले जा रहा है, एंड बाय 2 वे, one by plasma, another by hemoglobin. Now we will study how carbon dioxide is transported from body tissue to lung alveoli. तो इसके लिए आप यहाँ पर 3 मेथड देख सकते हैं। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का 2 मेथड दिखाता है, लेकिन यहाँ पर 3 वे। पहला कौन सा है? बाय प्लाज्मा इन डिजॉल्व स्टेट एंड इट इज 7%। ये प्रश्न ये उठता है कि ऑक्सीजन का 3% ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का 7% क्यों है? तो इसका सीधा सा आंसर है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज मोर देन ऑक्सीजन। तो जिसकी जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी वो उतना ज़्यादा जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में ऑक्सीजन से ज़्यादा है, इसलिए 7% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाई प्लाज्मा इन डिजॉल्व स्टेज। दूसरी चीज, बाई आरबीसी इन बाइकार्बोनेट फॉर्म। देखिए, 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाई आरबीसी इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसा क्यों होता है कि आरबीसी 70% कैरी करता है? इसके पीछे रीजन है कि आरबीसी के अंदर एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और इस एंजाइम के अंदर मेटल होता है जिंक। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज कंटेन जिंक, मेटल होता है जिंक, एंड इसका जो टर्नओवर नंबर है बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के अंदर रिएक्शन को होकर बाइकार्बोनेट आयन कार्बोनिक एसिड बनना, कार्बोनिक एसिड का डिसोसिएट करके हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट आयन बनना बहुत तेज़ी से होता है। एंड इसका सिंपल रीजन है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, तो ये इसलिए आरबीसी से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है। दूसरी बात, तीसरा जो पॉइंट है, बाई हीमोग्लोबिन इन कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो तो इट में रिएक्ट विद द हीमोग्लोबिन आल्सो एंड फॉर्म ए कंपाउंड दैट इज कॉल्ड कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। एंड
कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन के फॉर्म में 23% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी CO2 में कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन फॉर्म कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। तो दीज आर द थ्री मेथड बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड। कौन कौन? बाय प्लाज्मा, बाय RBC एंड बाय हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है जिसको एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट दोनों को एक साथ यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये लंग का स्ट्रक्चर है, लंग यानी लंग एल्वियोलाई से यहाँ पे मतलब है मेरा। तो ये हार्ट है और ये बॉडी टिश्यू है, ये दिखाने की कोशिश की गई है। हमको बस ये डाटा बताना था, हालांकि ये डाटा याद रखना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम मैंने इस चीज़ को ऐड किया है इसके अंदर। तो 11th में ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। देखिए, लंग एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का अगर पार्शियल प्रेशर देखा जाए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 मिलीमीटर Hg, 104 है, फिगर पर ध्यान दीजिए। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है? 40 मिलीमीटर Hg प्रेशर। अब ये जो एयर प्रेजेंट है लंग एल्वियोलाई के अंदर, उसका ये डाटा है। अब ये जो ब्लड है, जो इस कैपिलरी के ऊपर नेटवर्क बनाए हुए हैं, कैपिलरी जो ब्लड कैपिलरी है दैट फॉर्म ए नेटवर्क ओवर द लंग एल्वियोलाई, उसके अंदर ब्लड का क्या सिचुएशन है? तो वो बॉडी टिश्यू, ये देखिए, ये जो डाटा दिया गया है, ये जो बॉडी टिश्यू से जो ये ब्लड आ रहा है, फिर यहाँ से हार्ट से जो पंप हो रहा है, तो इसके अंदर जो क्या है, वो डाटा क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 40 है और यहाँ कितना है? 104। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है और यहाँ पर ये जो ब्लड जो इसके ऊपर इससे होके जा रहा है, उसके अंदर पार्शियल प्रेशर 40 है। बहुत अंतर है 104 और 40। तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो डिफ्यूजन होगा दैट विल टेक्स फ्रॉम लंग एल्वियोलाई टू ब्लड, और ये जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ते 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 कितना आ जाएगा? 99 मिलीमीटर Hg प्रेशर आ जाएगा। ये तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो गया। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, ये ब्लड कैपिलरी है, ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 46 मिलीमीटर Hg प्रेशर है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? 40 है। यानी ब्लड कैपिलरी में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है और लंग एल्वियोलाई में कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से लंग एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन का जो कि पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो इट विल डिफ्यूज इनटू द ब्लड वेसल। ये तो हो गया एक्सचेंज इन लंग एल्वियोलाई। अब देखिए, ये जो बॉडी टिश्यू, ये जो ब्लड आ रहा है यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर भी क्या है? PO2 99 है यहाँ पे और PCO2 क्या है? 40 मिलीमीटर Hg है। जो ये ब्लड कैपिलरी के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। तो ब्लड टिश्यू के अंदर, अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का कम है तो बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल के अंदर डिफ्यूज होगा, 46 तक पहुँच जाएगा और ऑक्सीजन जो 99 है वो डिफ्यूज करके बॉडी में चला जाएगा तो उसका कंसंट्रेशन घटकर 40 हो जाएगा। तो दिस इज द एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ओके। अब इसके बाद से जो है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज है हाउ दे आर रेगुलेटेड, तो देयर आर 3 मोड ऑफ रेगुलेशन। पहला क्या है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन मेडुला रीजन। मेडुला रीजन में रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करने वाला सेंटर होता है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी प्राइमरी स्टेज पर रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाई ए सेंटर दैट इज प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन। दूसरा क्या है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन पॉन्स रीजन। पॉन्स रीजन में भी कुछ कंट्रोलिंग सेंटर होते हैं रेस्पिरेशन के, तो दैट विल कंट्रोल द न्यूरल सिग्नल प्रोड्यूस बाय दैट पॉन्स रीजन एंड दैट रेगुलेट द रेस्पिरेटरी प्रोसेस। तीसरा है कीमो सेंसिटिव एरिया सिचुएटेड इन एडजेसेंट टू द रिदमिक सेंटर विच इज हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये 3 मेथड है जिसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है किसको? रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज को। एंड लास्ट टॉपिक क्या है? रेस्पिरेटरी डिजीज। रेस्पिरेशन से रिलेटेड आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्रॉब्लम से जूझते हैं, किसी को अस्थमा है, किसी को एम्फाइसीमा है, किसी को तमाम प्रॉब्लम्स रहती है।
थ्री मेजर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो रिस्पिरेशन से रिलेटेड है उसको यहाँ डिस्कस किया गया है। पहला है अस्थमा, एलर्जिक रिएक्शन है, इससे सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। और क्या होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। ये एक एलर्जिक रिएक्शन है और ये अस्थमा इसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा है इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा एक और रेस्पिरेटरी डिजीज है। जो लोग हैवी स्मोक करते हैं उनकी लंग एल्वियोलाई थीन हो जाती है एंड सब टाइम दे रप्चर एंड ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम कहते हैं इम्फाइसीमा। ये हैवी स्मोकर्स में ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। तीसरे तरह की डिजीज है जो व्यवसाय से रिलेटेड है। अगर कोई व्यक्ति कोल माइंस में काम कर रहा है तो उसको कोल माइन के जो डस्ट होंगे उससे एलर्जिक रिएक्शंस होने लगेगा। तो ऐसे ही किसी पर्टिकुलर कोई रेडिएटिव रीजन में वर्क कर रहा है, अलग अलग रीजन में वर्क करने के कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स डिजीजेज हो जाती हैं। तो इनको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जैसे इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, यानी सीमेंट इंडस्ट्रीज है, कोल माइंस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट से सामना करना पड़ता हो। तो सो डस्ट इज प्रोड्यूस दैट अफेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन एंड लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। ये फाइब्रोसिस क्या है, ऑक्यूपेशनल डिजीज है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। इसमें जो फाइब्रस टिश्यू होती है उनका प्रोलिफरेशन हो जाता है। तो इस डिजीज को हम कहते हैं फाइब्रोसिस एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द respiration part 2 and hope you will enjoy. Thank you very much.